हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। फरवरी मंथ के टॉपिक रहेगा हमारा नेशनल अफेयर्स। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वहीं हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जियो पार्क की। जियो पार्क क्या होता है? एक आप एक इस एरिया को समझिए जो आपकी बायोडाइवर्सिटी, जो आपके कल्चर है, उसको सेव करने के लिए, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ और बेटर करने के लिए, एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए उस एरिया को रखा जाता है, ताकि उसमें कोई माइनिंग ना हो, उस पे एरिया में कोई इंडस्ट्री सेटअप ना हो, वहाँ पे लोग पॉल्यूशन क्रिएट ना करें। तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो अभी ऐसा इंडिया का पहला जियो पार्क सेटअप हुआ कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश की। ये इंडिया का पहला जियो पार्क रहेगा। ठीक है, आई रिपीट, इंडिया का पहला जियो पार्क कहां पर सेटअप हुआ? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहां पर है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट? ये आपकी रहेगी मध्य प्रदेश में। अगर पूछ ले इंडिया का पहला जियो पार्क किस रिवर के बैंक पर है, किस रिवर के तट पर बनाया गया है, या फिर वहां पर उसको डिक्लेयर करा गया, तो नर्मदा रिवर। ठीक है, ये है ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। चलिए, ये चीज़ होती है। फिर जियो पार्क हम देख ही चुके हैं, ये क्या होता है? एरिया को और बेटर करने के लिए, एरिया को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये जो जियो पार्क है ना एमपी में, इसको ऑलरेडी यूनेस्को की जियो हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में ऑब्जर्व करके वहाँ पे लिख लिया गया था। ठीक है, कि इस हेरिटेज को हमें सेव करना है। अगर मैं यूनेस्को की बात कर रहा हूँ, यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? पेरिस में। यूएनईपी, इसका हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी, कीनिया में। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पितुक गस्टर फेस्टिवल की। कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? स्पितुक गस्टर फेस्टिवल ये आपका लद्दाख में ऑब्जर्व किया जाता है, पहली चीज। ठीक है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? लद्दाख में। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 30 जनवरी को ये स्टार्ट होता है ऑब्जर्व करना। 30 और 31 जनवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब ये 2 डे लॉन्ग फेस्टिवल है जो कि लद्दाख में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, लेकिन रीज़न क्या रहता है? इसका मानना है वहाँ के लोगों का ये है कि इस फेस्टिवल के बाद जो ठंडा क्लाइमेट है, जो हार्श विंटर होती है, वो थोड़े गर्म होने होती है और टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने लग जाता है। ठीक,
इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका स्पितुक गस्टर फेस्टिवल है किस मोनेस्ट्री में ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये स्पितुक मोनेस्ट्री से ही है, इन लेह एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी, वहां पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है स्पितुक गस्टर फेस्टिवल को। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉर्ग्या फेस्टिवल की। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाएंगी इससे। पहली, कहां पे ऑब्जर्व किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा, किस मोनेस्ट्री में इसको ऑब्जर्व किया जाता है? टॉवेंग मोनेस्ट्री में इसको ऑब्जर्व किया जाता है टॉर्ग्या फेस्टिवल को। जैसे यहां पे था स्पितुक गस्टर फेस्टिवल, स्पितुक मोनेस्ट्री में ऑब्जर्व किया जाता है। सिमिलरली टॉर्ग्या फेस्टिवल आपका टी से टी याद रखना, टोंगिंग मोनेस्ट्री में इसको, टॉवेंग मोनेस्ट्री में इसको ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे हम पता है AK-47 हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसी के साथ साथ अब एक नई राइफल आई AK-203। ये AK-203 का जो फर्स्ट बैच था ये अभी डिलीवर कर दिया गया है रशिया के द्वारा। रशिया इनको मैन्युफैक्चर कर रही है और डिलीवर कर रही है इंडिया को। 70,000 AK-203 डिलीवर की गई इन द इनिशियल बैच बाय रशिया टू इंडियन आर्म फोर्सेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लॉज बनाए गए, उसके लिए ये एक कमीशन सेटअप की गई थी, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। इसका 30th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया अभी हमने 2022 में। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 जनवरी 2022 को हमने 30वां नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करा। इसी के साथ साथ आप थीम याद रखिएगा, क्या रहेगी इस साल की? शी द चेंज मेकर, इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखना। ठीक है, यह है आपका नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। इसका 30वां फाउंडेशन डे था 31 जनवरी को और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको एड्रेस करा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्ट के लिए 3 टेंपल अभी नॉमिनेट किए गए और वो तीनों टेंपल होसाला टेंपल के हैं। ठीक है, होसाला टेंपल के ही वो 3 अलग टेंपल रहेंगे जो कि कहां पे लोकेटेड है? कर्नाटका में। उन 3 टेंपल का नाम याद रखना, द होसाला टेंपल्स ऑफ बेलूर, होसाला टेंपल्स ऑफ हेल्बिड एंड होसाला टेंपल ऑफ सोमनाथपुरा। ये 3 टेंपल होसाला के हैं जो कहां पे लोकेटेड है? कर्नाटका में। इन तीनों टेंपल्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया फॉर द ईयर 2022 टू 2023। इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछता हूं, अभी बताओ, टाटा स्काई जो ये डिश प्रोवाइड करता है आपका, टाटा स्काई ने अपना नाम चेंज करके क्या अपना रीब्रांड कर लिया है? क्या? टाटा प्ले के नाम से। टाटा स्काई की जगह वो क्या हो गया है? टाटा प्ले। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछता हूं, चलो बताओ, पंजाब में हमने देखा, पंजाब स्टेट में अभी इलेक्शंस थे, आम आदमी पार्टी वहां पे विजेता घोषित की गई है, सबसे ज्यादा सीट्स आई हैं आम आदमी पार्टी की। तो वहां के पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिस का, पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिस का जो मैस्कॉट था, आई रिपीट, पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का जो मैस्कॉट था वो क्या रहा? वो बताइए। मैस्कॉट था शेरा। ये पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का मैस्कॉट था, क्या नाम था? शेरा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मांडू फेस्टिवल की। मांडू फेस्टिवल किस स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपको याद रखना है, मांडू फेस्टिवल आपका मध्य प्रदेश में ऑब्जर्व किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मांडू फेस्टिवल। और ये अगर मैं पूछता हूं मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में भी कहां पे ऑब्जर्व किया जाता है, तो आप बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में? धर डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। मध्य प्रदेश में भी कहां पर? धर डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑब्जर्व किया जाता है मांडू फेस्टिवल को। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में एक सेंटर डेवलप किया गया जो कि रिसर्च करेगा कि हम कैसे क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि एक प्लांट सेटअप किया गया है गेल के द्वारा जिसपे हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस को मिक्स करके बनाया जाएगा, क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है हाइड्रोजन। नेचुरल गैस भी आपका एनर्जी बर्न नहीं करती है, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। सिमिलरली हम देखे थे कि पहला बायो सीएनजी प्लांट, तो ये क्या है? ये सारी अब हम
जितनी भी अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को है ना फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट करके हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि हम एटमॉस्फेयर को एक तो पॉल्यूट ना करें और जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं वो सेव रहें, वो बचे रहें, ताकि क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रखी है, अगर सब यूज़ करेंगे तो सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे अर्थ के। जितनी जल्दी हम यूज़ कर रहे हैं उतनी जल्दी ये बनते नहीं हैं। ऑलराइट, तो हमें क्या अनलिमिटेड सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आपका हाइड्रोजन, ये क्या है, ये एक तो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करते और ये अबंडेंस में आपको मिल जाएंगे। कमिंग बैक, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी कहां पे डेवलप किया गया? इसको लॉन्च किया गया आईआईटी धरवद में, इसको लॉन्च किया गया। इसी के साथ आईआईटी धरवद कहां लोकेटेड है? कर्नाटका में। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये सेंटर कहां पे लॉन्च किया गया, किस स्टेट में लॉन्च किया गया, ये बताओ। तो ये आपका कर्नाटका में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से याद रखने हैं। पहला, कॉन्क्रस क्या है? कॉन्क्रस उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम है। किसके द्वारा बनाई गई है कॉन्क्रस? ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इस कॉन्क्रस एंटी टैंक मिसाइल्स को किस फोर्स को सप्लाई करेगा? क्या वो इंडियन एयरफोर्स को, आर्मी को या नेवी को? तो याद रखना, इंडियन नेवी को सप्लाई करेगा। तो 3 चीज, पहला भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बना रहा है, क्या बना रहा है? कॉन्क्रस बना रहा है। कॉन्क्रस क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, और ये किसको सप्लाई करेगा? इंडियन आर्मी को सप्लाई करेगा। कितना ईजी तरीके से याद हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाकाली रिवर के ऊपर। अभी रिसेंटली इंडिया एंड नेपाल ने एक एमओयू साइन किया टू बिल्ड अ ब्रिज। एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने का महाकाली रिवर पर इंडिया एंड नेपाल ने एक एमओयू साइन किया। किन दो ने साइन किया? नेपाल ने। क्या साइन किया? क्या बनाने के लिए? ब्रिज बनाने की बात की गई। कहां पे बनाने की बात की गई? वो महाकाली रिवर पे बनाने की बात की गई। इसी के साथ साथ याद रखो, इंडिया और नेपाल के बीच में एक और चीज हुई थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी। वो क्या थी कि इंडिया अपना यूपीआई डिप्लॉय करेगा। कहां पर? नेपाल में। नेपाल वो पहला कंट्री बन गया है जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम यूज करेगा। काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट, एक ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, मतलब मिक्स करना कह सकते हैं आप इसको। हाइड्रोजन को हम नेचुरल गैस में मिक्स करेंगे ताकि एक बेटर फ्यूल डेवलप किया जा सके जो कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा और जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, मतलब उसको बर्न करेंगे तो जो हमें एनर्जी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा हो गई। ऑलराइट, ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? गेल का फॉर्मली क्या कहते थे? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गेल ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। किसको मिक्स करेगा? हाइड्रोजन को और नेचुरल गैस को मिक्स करेगा। कहां पे सेटअप किया जाएगा ये प्रोग्राम प्लांट जो ये मिक्सिंग का होगा? इंदौर में सेटअप किया जाएगा। इंदौर कहाँ है? एमपी में। और इंदौर में ही हमें एक और चीज पता है कि एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, जिसको गोवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, गोवर्धन, ये भी कहां पे सेटअप किया जा रहा है? इंदौर, मध्य प्रदेश में ही ये सेटअप किया जा रहा है। एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्रोजेक्ट जिसका नाम है गोवर्धन। पढ़ेंगे हम आगे, अभी फिलहाल ध्यान रखिए, गेल इंडिया का पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट या मिक्सिंग प्रोजेक्ट, जो कि हाइड्रोजन को मिक्स करेगा। किससे? नेचुरल गैस से। और कहां पे मिक्स करेगा ये? इंदौर में करेगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन। इंपॉर्टेंट, इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन कौन मदद कर रहा है इसको बनाने के लिए? जापान हेल्प कर रहा है, या जापान से इंपोर्ट बनाई यहीं पे जाएगी। ठीक है, जापान के इंजीनियर साइंटिस्ट आके हेल्प कर रहे हैं टू डेवलप दिस इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन। पहली चीज तो ये। फिर आपको याद रखना है ये किन दो लोकेशन के बीच में बनेगी? 508 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक रहेगा इस इंडिया की बुलेट ट्रेन का, जो कि मुंबई और अहमदाबाद को कनेक्ट करेगी। इस बुलेट ट्रेन के आने से जो पहले टाइम लगता था 7 से 8 घंटे टू कवर बिटवीन दीज टू डिस्टेंस, अब वो सिर्फ 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है जो इनके बीच में बना हुआ पहला स्टेशन है वो कौन सा है? सूरत वो स्टेशन रहेगा इस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क का। पहला स्टेशन जो बन के रेडी हो चुका है वो है सूरत। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना कि ये जो प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की बात थी कि प्रोजेक्ट लाया गया था सितंबर 2017 में लाया गया था, और इसको अब कह रहे हैं जो इम्प्लीमेंट करेंगे बन के रेडी हो जाएगा वो है 2022 इनकी टाइमलाइन। इसी के साथ साथ 320 से लेकर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बुलेट ट्रेन रन कर सकती है।
ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हो गई, जापान के द्वारा आई है। 508 किलोमीटर लंबा इसका कॉरिडोर रहेगा अहमदाबाद मुंबई के बीच में। पहला स्टेशन जो बन के रेडी हो गया है वो है सूरत। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पावरथॉन। ये क्या पावरथॉन है? पावरथॉन जैसे आप हैकाथॉन होता है, हैकाथॉन में क्या होता है, कुछ पार्टिसिपेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से उनको इनोवेटिव आइडियाज निकालने होते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने होते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी इनोवेटिव तरीके से। तो सिमिलर पावर हैकाथॉन क्या होगा कि एनर्जी फील्ड में रिन्यूएबल एनर्जी को लाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल को आगे बढ़ावा देने के लिए, सोलर एनर्जी, कितनी सारी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने के लिए अभी रिसेंटली एक पावरथॉन लॉन्च की गई थी। पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे IMI 4.0। पहले ये चीज इंपॉर्टेंट कि IMI का 4.0 है, ये ना कि 1 है, 2 है, 3 है, 4.0 है IMI का मतलब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको प्रॉपर हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनको कोई सीवियर डिजीज हो तो उससे ट्रीटमेंट मिल सके, ये लॉन्च किया गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया? हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये किसके अंडर आता है? अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर इसको लॉन्च किया गया। IMI 4.0 को न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वा मैप। जैसा नाम समझ रहा है, एक्वा होता है पानी, मैप होता है आपका एक मैप। तो जो वाटर बॉडीज हैं, जो आपका अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको कहाँ से हम पानी किधर सप्लाई कर सकते हैं, किस एरिया में हम जाके कहाँ से पाइप डाल के किधर तक वाटर सप्लाई कर सकते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस, एक प्रॉपर डेवलप्ड मैप, अभी एक एक्वा मैप लॉन्च किया गया IIT मद्रास के द्वारा, ताकि जो इंडिया की वाटर क्राइसिस है उसको सॉल्व किया जा सके। वाटर क्राइसिस सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इवन UN की रिपोर्ट थी कि जो कम से कम 1 से 2 मिलियन बच्चे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बच्चे, छोटे बच्चे, एडल्ट नहीं, वो ऐसे हैं जिनको प्रॉपर क्लीन वाटर नहीं मिलता फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। वही पानी वो नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वही पानी वो पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और खाना बनाने के लिए भी सेम वाटर यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो वाटर है वो एकदम पॉल्यूटेड है। तो क्लीन वाटर मिलता ही नहीं है लोगों को काफ़ी जगह पे। ये वाटर क्राइसिस इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो इसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए IIT मद्रास ने एक एक्वा मैप लॉन्च किया, याद रखना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, एक सिंपल इंफॉर्मेशन। इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किस चीज़ का? मिलेट्स का। सिंपल डायरेक्ट इंफॉर्मेशन याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया ने अभी पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी लॉन्च की। कहां पर? लखनऊ ने अपनी पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी किधर लॉन्च की है? लखनऊ में। और लखनऊ कहां पर आ जाता है? यूपी में। फिर अगर मैं पूछूं, जेवार एयरपोर्ट, इसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है, इसको इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। इसको ऐसा बनाया जाएगा, आई रिपीट, जेवर एयरपोर्ट या फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में है, ये इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्माइल की। स्माइल एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इंपॉर्टेंट मार्क करना। स्माइल क्या है? जो हमारे ट्रांसजेंडर पीपल हैं वो अभी बैगिंग, मतलब भीख मांगने की ये एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं। आपने देखा होगा रोड साइड पे जब आपकी रेड लाइट होती है तो लोग आते हैं, ट्रांसजेंडर पीपल आते हैं एंड दे बैग फॉर यू फॉर मनी। तो इस एक्ट को अवॉइड करने के लिए, इस बैगिंग को अवॉइड करने के लिए, इनके वेलफेयर के लिए, ट्रांसजेंडर, स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, ये स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम रहेगा स्माइल। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। स्माइल, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है? क्या ये सेंटर स्टेट दोनों की है? क्या ये स्टेट की है या नन ऑफ दीज? तो याद रखना, एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। दूसरी, किन लोगों के लिए ये? क्या देखा अभी हमने? ट्रांसजेंडर्स के लिए ये स्कीम है, ठीक है। फिर स्माइल की फुल फॉर्म एंड जो मिनिस्ट्री इससे एसोसिएटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई। अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो किसके द्वारा? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर आपको स्माइल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। स्माइल क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये स्माइल की फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा।
एंड अगर पूछूं मैं स्माइल लॉन्च कहाँ गई, न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई थी। एंड इसको कितने साल के लिए लॉन्च किया गया है, 2021-22 से लेके 2025-26 तक इसको लॉन्च किया गया। एंड इस पे कुछ 365 करोड़ रुपए का खर्च करने की बात की गई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। किस कम्युनिटी के लिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, ताकि जो पीपल बैगिंग करते हैं, जो वहां पे भीख मांगते हैं, उनको अवॉइड किया जा सके एंड उनकी किसी ना किसी वजह से हेल्प की जा सके। तो ये थी आपकी स्माइल स्कीम। नेक्स्ट, हमें पता है टूरिज्म में बहुत पैसा है। आप किसी भी स्टेट में जाते हैं, आप जैसे जाते हैं गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है आपका टूरिस्ट, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं। सिमिलरली कंट्रीज का भी यही होता है, बाहर से कंट्रीज के जो लोग इंडिया में आएंगे, उससे इंडिया का टूरिज्म बढ़ेगा, उससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी। इसी वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक MOU साइन किया गया टूरिज्म कॉर्पोरेशन को लेके। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, कोई उनको चीट ना करे, ये सारी चीज़ों का एक सिस्टम डेवलप किया गया। एंड ये किन दो कंट्रीज के बीच में हुआ कि हम अपने कंट्रीज के बीच में टूरिज्म को बढ़ाएंगे, वो है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कह सकते हैं आप इस पर्टिकुलर वीडियो की। वो क्या है, अभी रिसेंटली एक फर्स्ट कलर सुविनर कॉइन, एक कलरफुल कॉइन आप कह सकते हैं, इसको लॉन्च किया गया। उस कलरफुल कॉइन की थीम याद रखिए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो देखो, पहला कलरफुल कॉइन कह सकते हैं, सुविनर कॉइन था ये किस थीम पे बेस्ड है, ये आपकी पंचतंत्रा की थीम पे बेस्ड रहेगा। पंचतंत्रा की थीम आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट कलर सुविनर कॉइन है। पिक्चर में कौन है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, इनके द्वारा इस कॉइन को लॉन्च करा गया था। फर्स्ट कलर सुविनर कॉइन क्या है, पंचतंत्रा की थीम पे बेस्ड है, ठीक है। कब लॉन्च किया गया, इसको 11 फरवरी को लॉन्च किया गया था, जो कि 17th फाउंडेशन डे है आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। आई रिपीट, 17वां फाउंडेशन डे है आपका 11 फरवरी को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जिस दिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा एक कलर कॉइन जो किस थीम पे बेस्ड है, फर्स्ट कलर सुविनर कॉइन, जो कि पंचतंत्रा की थीम पे बेस्ड रहेगा, इसको लॉन्च करा गया। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन काफ़ी। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, इंडिया में अभी तक हाईएस्ट डिनोमिनेशन का कॉइन, हाईएस्ट वैल्यू, इसको डिनोमिनेशन को वैल्यू भी कह सकते हैं, का कॉइन जो प्रिंट किया गया था RBI के द्वारा, वो कितनी वैल्यू का कॉइन था और कब, 10,000 का नोट प्रिंट किया जा चुका है RBI के द्वारा 1938 में एंड 1954 में। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर 1 रुपये नोट पे साइन किस व्यक्ति के होते हैं, और इसके अलावा जो अदर नोट्स हैं, 1 रुपये के अलावा जो नोट हैं जैसे 100, 50, 2000, 500, इन नोट्स पे किसके साइन होते हैं। तो याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जाने के चांस है। 1 रुपीज के नोट पे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन रहते हैं, और जो बाकी नोट्स हैं उन पे किसके, गवर्नर ऑफ RBI, इनके साइन रहते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी एग्रीकल्चर सेक्टर की। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बात बोली गई कि हम डीजल को रिप्लेस कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। डीजल आपका जैसे जो ट्रैक्टर्स होते हैं, जो आपके जनरेटर्स होते हैं, या जो आपकी मशीनरी है, आपको काटनी है उस फसल, उसको सो करना है, या फिर आपको पेस्टिसाइड छिड़कना है, या कोई भी और रीज़न, उसके लिए हम डीजल यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। तो उसको रिप्लेस करके हम किस रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की बात की गई, एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेसिफिकली रहेगा। और ये क्या ईयर का टारगेट रहेगा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी शिफ्ट कर देंगे और डीजल को रिप्लेस कर देंगे और रिन्यूएबल एनर्जी को ले आएंगे। तो ये 2024 तक बात की गई कि करने की, गवर्नमेंट के द्वारा ये डेडलाइन दी गई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है, RK सिंह के द्वारा ये दावा दिया गया कि हम जीरो डीजल पे शिफ्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एंड जो भी फॉसिल फ्यूल या फिर डीजल यूज किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे बाय द ईयर 2024। ऑलराइट, नेक्स्ट अभी हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि इंडिया ने जो ड्रोन्स का इंपोर्ट है, हम दूसरी कंट्री से ड्रोन इंपोर्ट करते हैं, उसको बैन कर दिया गया। ठीक है, बैन कर दिया गया है ड्रोन के इंपोर्ट पे, एक्सेप्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। इसी वजह से अगर आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 100 ड्रोन्स के द्वारा
फर्टिलाइजर्स को और पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया गया इन द फील्ड्स। ये यही दर्शाता है कि अब लोग मेड इन इंडिया चीज को अपनाएं। ठीक है, उन्होंने ड्रोन्स को पब्लिसिट किया कि अब इंडिया में ही लोग ड्रोन बनाए, फार्मर्स परचेज करेंगे, उनको उसका यूज दिखाया कि आप कितना इजीली मैनुअली ना करके, लेबर को एम्प्लॉय ना करके, आप सिर्फ एक ड्रोन की मदद से आप पेस्टिसाइड्स को छिड़क सकते हैं लैंड एरिया में। ठीक है, तो इसके अलावा एक याद रखना कि इंडिया ने बैन कर दिया ड्रोन्स को, एक तो ये चीज। दूसरा, फर्स्ट ड्रोन मेला कहां पे हुआ था? ये ग्वालियर एमपी में ऑब्जर्व किया गया था, पहला ड्रोन मेला। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट की, तो इसको यूएसबी के नाम से याद रखो। ठीक है, ये एक ट्रेन की आपको याद रखनी है लॉन्गेस्ट टनल कौन सी रहेगी? T49। T49 वो रेलवे नेटवर्क की सबसे लंबी टनल है। ये 12.7 किलोमीटर लंबी टनल रहेगी। इससे पहले जो लॉन्गेस्ट थी वो थी पीर प्रांजल टनल, जो कि 11.2 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन अब इसने T49 ने इसको रिप्लेस कर दिया। T49 को ऐसे याद रख सकते हो जैसे टर्मिनेटर नहीं था, वहां पे रोबोट्स का नाम क्या था? T49। तो उसको ऐसे याद रखिए, T49 एक लॉन्गेस्ट टनल है जो कि इंडिया में है अभी 12.758 किलोमीटर लंबी। और ये किस प्रोजेक्ट के अंडर आती है? यूएसबी प्रोजेक्ट के अंडर आती है। यूएसबी क्या? उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की। दो तीन चीज इसमें आपको पता होना चाहिए। जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है लिटरेसी प्रोग्राम, तो हम इसमें एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन में भी हम एडल्ट एजुकेशन की बात करेंगे। इसमें पहले एडल्ट एजुकेशन को अब चेंज करके क्या नाम कर दिया गया है? एजुकेशन फॉर ऑल। बेसिकली हम एडल्ट एजुकेशन या एजुकेशन फॉर ऑल की यहाँ पे बात करेंगे, जो आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन फॉर ऑल क्या होता है? सबको एजुकेशन मिले, तरीके से एजुकेशन मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले। ये जो प्रोग्राम है NILP, नेशनल न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये 5 साल के लिए पहली चीज। कब से कब तक? 2022 से लेकर 2027 तक ये प्रोजेक्ट रहेगा। एंड इस प्रोजेक्ट में हम 1038 करोड़ रुपए कुछ खर्च करेंगे, जिसमें से सेंटर का शेयर होगा 700 करोड़ रुपए और स्टेट का शेयर होगा 337 करोड़ रुपीस। देन आपको याद रखना है जो NILP होता है, NILP की एक और नेम से जाना जाता है नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, 5 साल के लिए 2022 से लेकर 2027 तक है ये। एजुकेशन फॉर ऑल या फिर एडल्ट एजुकेशन की बात की। बस ये टर्म याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, एडल्ट एजुकेशन को किससे रिप्लेस कर दिया है? एजुकेशन फॉर ऑल से। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक फिनटेक ओपन हैकेथॉन की। हैकेथॉन मैंने आपको बताया था, ये हैकेथॉन क्या होता है? आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी बच्चों को, एंड उनको इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। उसमें कोडिंग करके, डिजिटल मार्केटिंग, सब बच्चों का एक योगदान होता है, प्रॉपर टीम बनाई जाती है। तो फिनटेक क्या होता है? और फिर फिनटेक होता है फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। फाइनेंस से रिलेटेड आप टेक्नोलॉजी में मतलब फाइनेंस में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं, उसको कैसे बेटर कर सकते हैं फाइनेंस प्रोसेस को। उसी वजह से ये एक हैकेथॉन की थी। ये एक ओपन फॉर ऑल हैकेथॉन, मतलब कोई भी इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकता है इस हैकेथॉन में। ये किन के द्वारा लॉन्च की गई? ये आपकी नीति आयोग अलॉन्ग विद फोन पे, इन दोनों के द्वारा मिलके इस फिनटेक ओपन फॉर ऑल हैकेथॉन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 100 ड्रोन्स की मदद से पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया वेरियस फार्म अक्रॉस इंडिया। ये क्या दर्शाता है कि आप ड्रोन्स की मदद से कितना इजीली लेबर को हटा के आप मैनुअली अपना कॉस्ट बचा सकते हैं। कोई भी फार्मर अपना कॉस्ट बचा सकता है बाय यूजिंग दीज ड्रोन्स, और इसीलिए मेड इन इंडिया किया गया है ड्रोन्स को, उनके इंपोर्ट को बैन कर दिया गया है। एंड ये जो स्प्रे किए थे 100 ड्रोन की मदद से पेस्टिसाइड, ये किसान ड्रोन्स के अंदर ये एक स्कीम थी, इसके अंदर ये स्प्रे करा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशिया के बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट की। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एशिया का बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट क्या नाम रहेगा? गोबरधन। ये गोबरधन कहां पे सिचुएटेड है? इंदौर में। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये इंडिया का एशिया का बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, तो इंडिया का भी ये बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट हो गया है। ठीक है, फिर इसी के अलावा अगर इंदौर में याद हो तो आपको हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस की ब्लेंडिंग की जा रही है, किसके द्वारा? गेल के द्वारा। कहां पर? इंदौर में ही की जा रही है वो भी। तो ये दोनों आपको प्रोजेक्ट सिमिलर रिन्यूएबल एनर्जी पे हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो ये क्या बात कर रहे थे हम? गोवर्धन की। कहां पर है ये आपका मध्य प्रदेश, इंदौर में सेटअप होगा, 150 करोड़ की लागत से होगा। ठीक है, और एक चीज और,
इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ जीरो लैंडफिल मॉडल, मतलब जैसे जीरो लैंडफिल मॉडल पे ये बेस्ड रहेगा आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईस्टर्न ब्रिज 6 की। तो किन दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया एंड ओमान के बीच में, इन दोनों की एयर फोर्सेस के बीच में ये एक्सरसाइज थी ईस्टर्न ब्रिज 6 मतलब छठा एडिशन था इस एक्सरसाइज का। कहां पे कंडक्ट कराई गई? राजस्थान में इसको कंडक्ट कराएगा, राजस्थान के जोधपुर एरिया में इसको कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, याद रखना दोनों की एयर फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। छठी एडिशन था, 5 दिन लंबी, इंडियन एयरफोर्स और ओमान की रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच में। फिर अब आजकल क्वेश्चन क्या है, थोड़े ट्रिकी फॉर्मेट में आते हैं, तो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि इंडिया की तरफ से किस फाइटर जेट ने पार्टिसिपेट किया और ओमान की तरफ से किस फाइटर जेट ने पार्टिसिपेट किया। तो याद रखना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुकोई MKI, जैगवार और मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने पार्टिसिपेट किया इस 6th एडिशन ऑफ ईस्टर्न ब्रिज में, और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान की तरफ से F-16 फाइटर जेट्स ने पार्टिसिपेशन दिखाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3rd एनिवर्सरी ऑफ PM किसान स्कीम की। काफी इंपॉर्टेंट, अभी तक 1.8 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए जा चुके हैं डायरेक्ट टू फार्मर फैमिलीज बैंक अकाउंट। ये आपकी PM स्कीम क्या है, पहले तो याद रखो 24 फरवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया और अभी 2022 में इसका तीसरी एनिवर्सरी, मतलब 3 साल पूरे हो गए। ये लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस स्कीम के अंडर हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे फार्मर्स को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 2,000 पर फार्मर दिया जाए, मतलब एक इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपये दिए जाएंगे और ऐसी 3 इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे, टोटल 6,000 रुपये की। अभी तक 1.8 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए जा चुके हैं कि फार्मर्स को डायरेक्टली। ऑलराइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवे अभी इंडिया का बिगेस्ट वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी सेटअप कर रही है। कहां पर? दिल्ली में। और दिल्ली में कहां पर? किशनगंज में। आई रिपीट, इंडियन रेलवे, अगर पूछे कौन सी मिनिस्ट्री सेटअप कर रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा इंडिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी सेटअप किया जा रहा है। कहां पे सेटअप किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। और न्यू दिल्ली में भी पूछ लें अगर तो किशनगंज में सेटअप किया जा रहा है। 40 करोड़ रुपए इसमें लगा के, मतलब 30.76 करोड़ रुपए की लागत से इसको सेटअप किया जा रहा है। कहां पर? न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिलता है हमारी वीडियो से, अगर आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं एंड ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में और चाहिए एंड आप चाहते हैं कि ये वीडियोस कंटिन्यू रहें, तो आपको कमेंट करना है नीचे, बिकॉज आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।